Assalamu alaikum to all of you. I am Alina Afzal and today we discuss about the analysis of water. सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। तो जिस तरह से पानी इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, सेम इसी तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी हैं, या ये कह सकते हैं कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, उन सब के ज़िंदा रहने के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 70% हिस्सा जो है वो हमारी बॉडी में भी उस वाटर कंटेन करता है। एंड अगर अर्थ के ऊपर बात की जाए इसकी अमाउंट की या इसकी कंसंट्रेशन की, तो हम कह सकते हैं कि 71% वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर मौजूद है और बाकी जो है वो परसेंटेज ड्राइनेस की है। लेकिन इस 70% वाटर जो मौजूद है, 71% वाटर जो मौजूद है, उसमें सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो पीने के काबिल है, ठीक है? पीने के काबिल है, हमारे वॉशिंग वगैरह, हमारी फ़ील्ड्स के लिए यानी कि एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रीज़ में जितना पानी यूज़ होता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1% पानी है जो ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम वाटर की टाइप्स पढ़ें तो वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सबसे पहले अगर सॉफ्ट वाटर की बात की जाए तो सॉफ्ट वाटर वो होगा जो कि सोप यानी कि साबुन के साथ अच्छी झाग बना सकता है, अच्छी लेदर बना सकता है, उसको हम कह देते हैं सॉफ्ट वाटर। एंड हार्ड वाटर इसी तरह से वो होता है कि जो सोप के साथ जब उसका पानी जो है वो रिएक्ट करता है सोप के साथ, तो वो अच्छी लेदर ना बनाए, अच्छी झाग जो है वो नहीं बनाता, तो वो हम कह देते हैं कि उसको हार्ड वाटर है। अब ये पानी के हार्ड होने की कई वजूहात हो सकती हैं, उसमें ये वजूहात हो सकती हैं कि पानी जो है वो इम्प्योर हो जाता है, ठीक है? अब इम्प्योर से मुराद ये होता है कि पानी प्योर नहीं रहता, पानी में कुछ ऐसी मिलावटें हो जाती हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो नाखालिस बन जाता है। और अब वो इम्प्योरिटीज़ कौन-कौन सी हो सकती हैं, वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पानी में मौजूद होते हैं जिनकी वजह से पानी जो है वो इम्प्योर या हार्ड हो जाता है। जिनमें हम कह सकते हैं कि क्लोरीन हो सकता है, सल्फेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स एंड हेवी मेटल्स वगैरह हो सकती हैं जो कि पानी में इंटरमिक्स होने की वजह से पानी को जो है वो हार्ड बना देती हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कि हार्डनेस, अब हार्डनेस जो है ना वो 2 तरह की हो सकती है। अब वो हार्डनेस जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, वो परमानेंट भी हो सकती है। यानी कि टेम्परेरी आर्ज़ी तौर पे एंड परमानेंट जो है वो मुस्तकिल तौर पे। अब टेम्परेरी हार्डनेस तो वो हार्डनेस होगी कि जिसमें हम पानी हार्ड हुआ लेकिन हम उसको डिफरेंट रिएक्शंस से गुज़ार के या डिफरेंट एनालिसिस से गुज़ार के हम उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हॉट वाटर होगा ना वो वाटर होगा जिसको हम कभी भी जितने मर्ज़ी उस पे एनालिसिस कर लें, जितने मर्ज़ी रिएक्शंस कर लें उसके साथ, लेकिन हम उस पानी को जो है वो सॉफ्ट नहीं बना सकते। अब टेम्परेरी हार्ड वाटर जो होता है ना वो डिफरेंट पानी में बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वाटर जो है वो टेम्परेरीली हार्ड हो जाता है। अगर हम परमानेंट हार्ड वाटर की बात करें तो उसमें क्लोरीन या सल्फेट्स वगैरह मौजूद हो जाते हैं जिनकी वजह से वाटर जो है ना वो परमानेंटली हार्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और वाटर की बात करें तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो ये बात होती है कि हम फ़िज़िकली किसी भी चीज़ को अगर देखते हो यानी कि उसको कि वो ना अगर हम अपनी इंसानी आँख से देखते हैं तो वो चीज़ नज़र किस तरह की आती है, उसकी स्मेल किस तरह की है, उसका टेस्ट किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो इसमें हम कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर वगैरह और उसकी टर्बिडिटी वगैरह को देख सकते हैं। इसी तरह से हमने ये भी देखना होता है कि कोई भी अगर सॉलिड्स हैं वो वाटर जो है वो उसमें वो सस्पेंड कर रहे हैं या उसमें डिज़ोल्व हो रहे हैं, ठीक है? और इनको हम फर्दर क्लासिफ़ाई करते हैं फ़िल्ट्रेबल में या नॉन फ़िल्ट्रेबल में। फ़िल्ट्रेबल वो होगा जिसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं, नॉन फ़िल्ट्रेबल वो होगा कि जिसको हम फ़िल्टर नहीं कर सकते एंड वोलेटाइल में। सो वोलेटाइल में भी इसकी जो है वो हम वोलेटाइल में ये चीज़ देखते हैं कि वाटर जो है वो हमारे पास वो कितनी देर में जो है वो वेपोराइज़ होता है, ठीक है? वो जल्दी वेपोराइज़ हो रहा है, वो देर से वेपोराइज़ हो रहा है, यानी कि जो भी किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी एनालाइट के वेपोराइज़ होने की जो सलाहियत है ना, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको हम वोलेटिलिटी में देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम वाटर सैंपलिंग देखें तो वाटर सैंपलिंग हम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हमने करना ये होता है कि हम जब किसी भी केमिकल एनालिसिस के लिए वाटर कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ना उसका जो टेम्परेचर है ना उसको डिटरमिन कर देते हैं, ठीक है ना? ये बेसिकली उसका टेम्परेचर क्या है। तो जब हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं वाटर को, ठीक है, तो देन हम क्या करते हैं कि जब उसकी कलेक्शन को थोड़े चंद मिनट्स जो हैं वो गुज़र जाते हैं, ठीक है, फ्यू मिनट्स लेटर हम क्या करते हैं कि उसकी वाटर की जो पीएच होती है ना वो चेंज हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से बॉडी ऑफ वाटर में उसकी पीएच थी और जिस तरह से हम उसका एनालाइट जो है वो हमने कलेक्ट कर लिया है, तो वो उसकी जो पीएच है ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमने पीएच को देखना है कि पीएच किस तरह से चेंज होती है। दूसरा हमने देखना है कि जो भी इसमें डिज़ॉल्व्ड गैसेज़ होती हैं, डिज़ॉल्व्ड गैसेज़ कौन-सी हो सकती हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या उसमें क्लोरीन वगैरह हो सकती है या हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकती है।
अब उन गैसेस को हमने देखना होता है कि किस तरह से वो जो है वो डिज़ोल्व करती हैं या किस तरह से वो डिज़ोल्व नहीं करती, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, तो हम ये करते हैं कि एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर, उसकी पीएच एंड डिज़ोल्व गैसेस जो हैं वो उनको हम ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम परफ़ॉर्म करते हैं इन अ फील्ड में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी प्रेसिपिटेशन कर लेते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन हम किस तरह से करेंगे, कैल्शियम ना ऑक्साइड की हम प्रेसिपिटेशन करेंगे। और उसमें हम देख लेंगे कि उसकी पीएच जो है ना वो किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट्स में वो चेंज होती है और वो किस तरह से उसकी पीएच वगैरह जो है ना वो चेंज हो रही है। इसी तरह से हमने क्या करना होता है कि माइक्रोबायल एक्टिविटी कैन डिक्रीज वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यूज और चेंज द नाइट्रेट नाइट्रेट अमोनिया बैलेंस, यानी कि वो जो नाइट्रेट का अमोनिया बैलेंस होगा उसको भी वो चेंज कर देगी, और जो हमारे पास आयोडीन एंड साइनाइड होगी उसको भी वो फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और इसी तरह से जो क्रोमियम होगी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगी उसको वो रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने के बाद क्या होगा कि इनसोल्यूबल क्रोमियम और उसको सोडियम और सिलिकेट और ब्रोन आर लीच्ड फ्रॉम ग्लास कंटेनर वाल। इसी तरह से अगर हम जो वाटर सैम्पलिंग हमने की है यहाँ पे, वो सारा उसका तरीका, उसमें जो उसकी टाइप्स होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो इसमें जो भी हमारे पास सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, एक ग्रैब सैंपल होता है और दूसरा कंपोजिट सैंपल होता है। जो ग्रैब सैंपल होगा वो हमारे पास क्या होता है कि हम ये करते हैं कि उसको सिंगल टाइम और प्लेस के लिए हम करते हैं, लेते हैं, यानी कि ठीक है। और उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो टाइम होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। टाइम और लोकेशन दोनों स्पेसिफिक होनी चाहिए। और उसमें हम क्या करते हैं कि जितना हम सैंपल ले लेंगे हमारे पास सेम इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। उसका ये नहीं है कि कम हमने सैंपल लिया तो इन्फॉर्मेशन और है, और अगर हम ज़्यादा उसको सैंपल यानी कि ज़्यादा एनालाइट कलेक्ट करके करेंगे तो फिर हमारे पास ज़्यादा होगा। बल्कि वो जितनी भी आप उसकी कंसंट्रेशन रखेंगे आपके पास सेम रिजल्ट्स आएँगे। लेकिन वो क्या है कि सिंगल टाइम और प्लेस में होना चाहिए। उसमें लोकेशन एंड टाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। एज़ कम्पेयर्ड अगर हम कंपोज़िट सैंपल की बात करें, जो ये हम क्या करते हैं कि हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं एक्सटेंडेड टाइम में, ठीक है। फ्रॉम, और इसमें लोकेशंस भी जो हैं वो सेम नहीं होती। ग्रैब और कंपोजिट में सेम यही फ़र्क होता है कि ग्रैब में हमारे पास स्पेसिफिकेशंस होती हैं और कंपोजिट में हमारे पास स्पेसिफिकेशंस नहीं होती, बल्कि एक्सटेंशंस होती हैं कि हम डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइम में अपने सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी ओवरऑल पिक्चर जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें सॉलिड फेज़ एक्सट्रैक्शन के आगे, तो सॉलिड फेज़ एक्सट्रैक्शन में हम करते भी यही है कि उसमें डिफरेंट सॉलिड फेज़ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं वाटर सैम्पलिंग के लिए। और उसमें हम क्या करते हैं कि साइज़ बेस्ड जो फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना डिवाइसेस की, वो अवेलेबल होती है। वो हम उसके साइज़ के लिहाज से जो है वो हम फिज़िकली कॉन्फ़िगरेशन जो है ना उसको करने के लिए अपने डिवाइसेस को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आगे अगर हम कन्वेंशनल सॉलिड फेज़ एक्सट्रैक्टर की बात करें, तो उसमें ये चीज़ होती है, इसका नेक्स्ट आके मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से भी समझा दूँगी कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक ना कॉलम लेते हैं, ठीक है। कॉलम में उन्होंने क्या करते हैं कि कोई भी जो सॉलिड होता है ना उसको एक्सट्रैक्ट करके वो डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है कि कोई भी एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो मौजूद होती है। अब उस एक्टिवेटेड कार्बन के ज़रिए से ना अब वो जो भी एनालाइट उनके पास होता है, यानी कि हार्ड वाटर का ज़ाहिर सी बात होगा, तो हार्ड वाटर में उन्होंने यही कोई भी जो उसमें कंटामिनेटेड या हमारे पास जो हार्डनेस की वजह बन रही है, जो इम्प्योरिटी आ रही है क्लोरीन वगैरह या कोई भी मेटल्स वगैरह के, उनकी उनको ही उन्होंने चेक करना है ना कि किस अमाउंट या किस कंसंट्रेशन में वो उसमें मौजूद है, तो उसको उस हिसाब से देख लेते हैं। तो और वैसे भी ये जो हमारे पास कन्वेंशनल सॉलिड फेज़ एक्सट्रैक्टर होता है ये हम कोई भी जो हमारे पास लास्ट में सॉल्यूशन आता है ना उसको क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं, और बिल्कुल 85% तक हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो एक्यूरेट होते हैं इसके ज़रिए से। और अगर हम सॉलिड फेज़ एक्सट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि अ मेथड ऑफ सैंपल प्रिपरेशन दैट सेपरेट्स एंड कंसंट्रेट एनालाइट फ्रॉम अ सॉल्यूशन प्रायर टू एनालिसिस, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें सैंपल प्रिपेयर करके उसको हम सेपरेट करते हैं और उसको कंसंट्रेट करते हैं हमारे एनालाइट को, ठीक है। और उसमें अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, और डिफरेंट स्टेप्स हैं वो मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से समझा देती हूँ। 4 तरह के इसमें स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो इसकी कंडीशनिंग होगी, लोडिंग होती है, वॉशिंग होती है और इल्यूजन होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनिंग सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ना कोई भी एक्टिवेटेड कार्बन की ना प्लेट्स होती हैं जो हम इस कॉलम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर तो हमने वो डाल दी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि जो भी हमारे पास वो वाटर जो है, ठीक है, जो इम्प्योर वाटर होगा या हार्ड वाटर होगा, उसका ड्रॉप हम ऊपर से डाल रहे हैं, ठीक है। वो जैसे ही अब हम इसमें डालेंगे ना, अब क्या होगा कि वो जो हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन है ना
नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि उसमें होगा क्या कि वो सारे के ये जो दाने दाने से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट्स की मदद से उसको शो किया हुआ है। वो सारे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ना, वो सारी की सारी उस एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर जो है वो चिपक गई हैं, और वाटर जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो नीचे से निकल गया। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी या जितनी भी उसमें दूसरे एलिमेंट्स मौजूद थे, वो सारे उसके ऊपर आ चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम उसकी वॉशिंग कर लेते हैं, और लास्ट में हम ये करते हैं कि हम इल्यूजन में हम कोई भी इल्यूएंट जो है वो ऊपर से डालेंगे, ताकि अपना जो फाइनल एनालाइट सॉल्यूशन जो है वो उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी इल्यूएंट ऊपर से डालते हैं, और हमारे पास और नीचे से हम जो है वो अपना सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, और वही सैंपल कलेक्ट करने के बाद फर्दर जितने भी हमने रिएक्शंस वगैरह या जहाँ पे भी हमने जिन एनालिसिस में भी उसको यूज़ करना होता है इन अ फील्ड, तो वो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो है ना वो वाटर को कलेक्ट किया जाता है, वाटर के एनालाइट को कलेक्ट किया जाता है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से। तो हम इसी तरह से इसी सॉलिड फेज़ एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से हम उसको कलेक्ट करते हैं, और यही मेथड उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो होप्स हो कि आप लोगों को इस सारे एनालिसिस ऑफ वाटर की समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।